नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं विद्या निवास मिश्र जी का यात्रा वृतांत, जिसका नाम है रुपहला धुआं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक की अगर बात करें तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र एक सशक्त साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इनकी विभिन्न भाषाओं और साहित्य में रुचि रही, लेकिन लोक जीवन और ग्रामीण समाज की ओर इनका अध्ययन विशेष रूप से आकर्षित हुआ। यानी इनके साहित्य को अगर देखें तो लोक जीवन और ग्राम से जुड़ा हुआ साहित्य है। इनका जन्म जनवरी सन 1926 ईस्वी में कहां पर हुआ? गोरखपुर जिले के पकड़िया नामक ग्राम में हुआ। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को अनेक सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया। आपने वाराणसी संस्कृत कॉलेज में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया और काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आपने काशी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अब बात करते हैं इनका यात्रा वृतांत। देखिए, यात्रा वृतांत कौन सी विधा है जिसमें किसी स्थान की जब यात्रा की जाती है तो उसे यथा दृश्य जो देखे थे उनका बिल्कुल वैसा ही चित्रण करना जैसा उस समय उन्होंने उसको अनुभव किया था, शब्दों के माध्यम से उस यात्रा को अभिव्यक्ति प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। तो यहाँ पर रुपहला धुआं है। ये धुआं रूपवान धुआं है। किसका धुआं है? देखिए, ये चचाई प्रपात है। चचाई प्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उस प्रपात से जो पानी गिर रहा है वो उस धुएं के समान लग रहा है, जिसको इन्होंने अपने यात्रा वृतांत का शीर्षक दिया है। तो यहाँ पर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृतांत रुपहला धुआं लेखक के निबंध संग्रह कौन सा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें इसको संकलित किया गया है और वहीं से लिया गया है। इसमें लेखक ने मध्य प्रदेश के रीवा में 46 किलोमीटर दूर नदी तट पर स्थित चचाई प्रपात का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यह जल प्रपात 103 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ बहुत ही आकर्षक लगता है। लेखक ने इस क्षेत्र की यात्रा 3 बार तथा विभिन्न ऋतुओं में की थी। उन्हीं का वर्णन इस यात्रा वृतांत में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहली बार जब लेखक गए थे तो उन्होंने वो किस ऋतु में गए थे? तो देखिए, लेखक जब पहली बार इस प्रपात को देखने गए तो किसमें? फागुन की बयार लहराकर बह रही थी। यानी ऋतु कौन सी है? फागुन की ऋतु है। और जल प्रपात से उठने वाला धुआं इधर उधर बिखर कर अपार उत्साह दिखा रहा था। देखिए, ऊपर से जब तेज गति से पानी गिरता है और हवा के झोंके जब उसमें लगते हैं तो वो धुएं के समान बिखर जाता है। वैसे पहाड़ से पानी का गिरना जल प्रपात ही कहा जाता है। यानी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है, जिसको झरना हम कहते हैं, तो ये क्या है? जल प्रपात ही है। यह दूसरी बात है कि प्रत्येक प्रपात से धुआं नहीं निकलता तथा प्रत्येक धुआं रुपहला भी नहीं होता, जैसा कि इस प्रपात का है। परंतु लेखक ने जिस प्रपात के विषय में चर्चा की उसके रुपहले धुएं के जादू से वह अभिभूत है, मोहित है। प्रपात में लेखक ने धुआं उड़ता देखा। धुएं का एक रूप बादल भी है और वह भी अपना स्रवस्व कभी कभी अनंत आकाश में दिखा देता है। यानी बादल भी वैसा ही धुएं का बना हुआ है और अपना सब कुछ आसमान में अपनी किरणाओं द्वारा वो दिखाता है। कौन? बादल की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बार जब लेखक गए तो किसके साथ? बड़े बड़े अफसरों के साथ गए। और ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। पहले फागुन की ऋतु थी, अब वर्षा ऋतु है। उसके साथ मोटे पतले दुबले सभी तरह लोग थे। किसके साथ? लेखक के साथ। घाटी से नीचे उतरकर जब सामने प्रपात को देखा तो उनका फागुन वाला अवसाद और बसंत वाली विरह वेदना एकदम स्वप्न की भांति तिरोहित हो गई, यानी बह गई। जो फागुन में अवसाद या दुख का भाव आता है और बसंत में विरह की वेदना या पीड़ा परेशान करती है, वो अब यहाँ खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो प्रपात है वो पागल हाथी की तरह चिंघाड़ता नजर आ रहा था, यानी बहुत ही तेज गति से बह रहा था। लेखक ने वर्षा के कारण प्रपात के उद्दाम यौवन में, यानी उसका यौवन कैसा है? बिल्कुल उच्च शिखर पर उसकी युवावस्था है, और महावेग तेज गति को देखा, जो अपनी चौड़ी धारा की प्रबल भुजाओं से धरती के चटकीले धानी आंचल को, धानी यानी क्योंकि बारिश की जब ऋतु होती है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे बेलें, जो जंगल है वो हरा भरा हो जाता है। तो धानी आंचल में उफनाते सावन को जैसे कस लेने के लिए व्याकुल हो रहा था, ऐसा प्रपात प्रतीत होता है।
तीसरी बार जब लेखक उसको देखने के लिए पहुंचे तो क्या कौन सा समय है, चांदनी रात थी। संगीत के रस में अंशतः और शेष कुछ थोड़ा बहुत और जो बच गया था शेष अंश में चांदनी के रस में तैरते हुए मन का जब चचाई के साथ साक्षात्कार हुआ, कि मन ने जब चचाई के साथ आमना सामना हुआ तो एक बहुत ही विचित्र संयोग मिला। चांद अपनी मस्ती पर, रात अपनी मस्ती पर, मन अपनी मस्ती पर और शेष सभी चीजें एकदम विच्छिन्न रूप में, अलग रूप में लेखक को प्रतीत हुई। यानी बहुत ही मनोरम मस्ती भरा दृश्य था। लेखक के साथ गए उसके दो साथी दो तरुणा मित्रों को, यानी जो युवा थे उन मित्रों को छोड़कर उस प्रपात के सौंदर्य को निहारते निहारते ऊब कर सो गए थे। यानी बाकी सब सो गए थे क्योंकि वे तो जिंदगी के रस को सोखने वाले तिलचट्टे थे। ऐसे लोगों को बाजार की सौदेबाजी, तिलचट्टे का क्या स्वभाव होता है, वो एक अंधेरे कोने में रहता है, उस जगह जहां बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आती हो ऐसी जगह चिपका रहता है और वही अपना जीवन बिता देता है। ऐसे लोगों को बाजार की सौदेबाजी से, लेन देन के शोरगुल से, नगद उधार से इतनी ज्यादा प्रेम हो जाता है कि उससे एक क्षण का भी बिछो यानी उससे बिछुड़ना असह्य हो जाता है। ऐसे लोगों को प्रकृति से जबरदस्ती अनुराग कराना पड़ता है, प्रेम करवाना पड़ता है। लेखक प्रभात होने पर प्रपात की ओर चला, यानी अब सुबह हो गई थी और ऐसे में वो कहाँ जाते हैं, प्रपात को देखने के लिए, और उसके रुपहले धुएं को अपनी दृष्टि से अनुभव करने लगे। उसे जिस रोमानियत की अनुभूति हुई उसका रहस्य लेखक कभी भी नहीं खोल पाए। वह समस्त का दृश्य उसे बहुत ही अलौकिक और शब्दों से परे, शब्दातीत यानी शब्दों से परे प्रतीत हो रहा था। लेखक ने निकट से उस रुपहले धुएं को देखा तो उसे यह अनुभव हुआ कि पृथ्वी का रूप, उसका स्पर्श, उसका अंतर्नाद तथा गंध सब साथ मिलकर एक वाष्प यंत्र में परिणित हो गए हैं, बदल गए हैं, जिसमें रूप चमक आया है, यानी वो और भी सुंदर रूप उसका सामने आ गया है। उसमें से अलग ही रस आ रहा है, रस उमड़ रहा है, स्पर्श लहक आया है, नाद ठहर आया है, एक नया स्वर नाद उत्पन्न हो रहा है और गंध जैसे चारों ओर बिखर गई है, फैल गई है। लेखक ये विचार करते हैं कि संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में मेघ को धुआं, अग्नि, पानी और वायु का मिश्रण बताया है। वहां वह मेघ यथा के संदेश को अलकापुरी तक वहन करता है, लेकर जाता है। यहाँ लेखक ने चचाई प्रपात को मेघ के समान माना है क्योंकि इसमें भी ये चारों तत्व कौन कौन से, धुआं, अग्नि, पानी और वायु विद्यमान है। कालिदास का मेघ यथा के संदेश को उसकी पत्नी के पास अलकापुरी ले जाता है। यहाँ यह जलप्रपात विंचे की विनीत धरती को यहाँ की विनयशीलता का संदेश, यानी विनयशीलता का संदेश, नम्रता का भाव जिसमें हम कहेंगे, आकाश को निरंतर सुना रहा है। यह प्रपात प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, यानी ये पानी जो गिर रहा है, ये जो नाद उत्पन्न कर रहा है उसके बदले में किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं है। इसी संदेश के गायन की तरह ताल पर सदा थिरकता रहता है, जैसे कि कोई संदेश दे रहा है, उसी गायन की ताल पर हमेशा थिरकता हुआ प्रतीत, नाचता हुआ प्रतीत होता है। लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि मानो चचाई प्रपात रुपहले धुएं के रूप में उठा हुआ एक संदेश है जो निरंतर यथा के संदेश वाहक मेघ की याद ताजा कराता रहा है। वह अंबर है जो धरती के उच्छ्वास से एक दिन व्याकुलता का अनुभव कर रहा था, लेकिन आज उसी के लिए यह सूनापन समेटे हुए है। यानी अंबर और धरती का जो संबंध है उसके साथ भी इसकी तुलना वो कर रहे हैं। यह वही अंबर है जो अपनी शून्यता में चातक और चकोर के लिए बादल और अमृत की बूंद का पर्याय बन जाता है। यानी उस आसमान के बारे में कह रहे हैं कि क्या है, ये वही अंबर है जो अपनी शून्यता में, जब उसमें कोई भी गति नहीं है, तब चातक और चकोर के लिए बादल और अमृत की बूंद का पर्याय बन जाता है। ऐसे माना जाता है कि जो चातक या चकोर पक्षी है, यह विशेष जो स्वाति नक्षत्र में बादल आते हैं उनसे जो पानी की पहली बूंद गिरती है उसी को जल के रूप में ग्रहण करते हैं। चातक जो मेघ की एक बूंद जल को ग्रहण करने के लिए निरंतर आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है और मेघ के खंड मात्र से, यानी एक छोटे से टुकड़े से भी वो क्या करता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है, किसकी, बरसने की।
कभी कभी व्याकुल हृदय से आकाश में छाए धूम समूह को यानी धुएं के समूह को देखकर भी वो मेघ समझ जाता है, बादल समझ जाता है और फिर उससे प्रार्थना करने लगता है। लेकिन साक्षात विनय के रूप में फैली हुई शांत और उद्विग्नता से रहित तथा वीरों को जन्म देने वाली इस धरती की मांग को सजाने के लिए उस मेघ खंड के पास मोतियों की माला नहीं मिल सकती और न उसके विस्तृत आंचल को भरने के लिए हल्दी यानी हल्दी, दूब और अक्षत के मांगलिक रत्नों का उपहार मिल सकेगा। ये सब तो कहाँ उत्पन्न होता है? धरती की कोख से ही उत्पन्न होता है। इस मेघाच्छादित आकाश यानी मेघ बादलों से भरे हुए आकाश के पास इस वीर परश्विनी धस्त्री के लिए कोई उपहार नहीं, यानी बादलों के पास जो उत्पन्न करने वाली मां धरती है उसके लिए कोई बादलों के पास उपहार नहीं है, इसीलिए यह सूनापन प्रतीत होता है। चचाई जलप्रपात से रुपहले धुएं के रूप बादल के रूप में उठने वाला शाश्वत संदेश निरंतर गूंज रहा है, शाश्वत जो कभी न समाप्त हो। उसे किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं, वो कोई बदले में उत्तर नहीं, वो संदेश दे रहा है लेकिन वो उसका उत्तर आने का इंतजार नहीं कर रहा। प्रपात से उठने वाली गूंज संदेश देती जा रही है। प्रपात से उठने वाला रुपहला धुआं एक संदेश के गायन की ताल पर थिरकता चला जा रहा है और उसे किसी की अपेक्षा भी नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहिए उसे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है उसे, लेकिन वो निरंतर अपना कार्य कर रहा है शाश्वत गूंज बनाकर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सार आज हमने किया है यात्रा का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।